हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो थंबनेल से तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हमारा सेशन जो है, जो आपका बैंकिंग प्रीलिम का एग्ज़ाम है क्लरिकल का, वो रीजनिंग का सेक्शन उस एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, कौन से क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में स्किप करने हैं और कौन से अटेम्प्ट करने हैं और कौन से मार्क एज रिव्यू करके चलने हैं, ये सारे का सारा आइडिया हम इस सेशन के अंदर लेंगे। क्योंकि देखो, बहुत जगह आपने भी देखा होगा, आपको मॉक टेस्ट के लिए किस तरह से गाइड किया जाता है कि जो भी आपको टीच कर रहा है वहां पर उन्होंने क्वेश्चन आपको दिया और उसी सीक्वेंस में ही सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को बोला जाता है। आपको अच्छे से पता है। बट हमारे सेशन में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं सिर्फ अभी के लिए रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट करने का, उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो आज इस सेशन में आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अपीयर करके बैठे हैं, तो मतलब कि आपने पूरे का पूरा सिलेबस गो थ्रू किया होगा। क्योंकि हम शॉर्टकट के साथ पूरे का पूरा ये मॉक टेस्ट जो है रीजनिंग का देखने वाले हैं। और मैं आपको कमिट करता हूं कि जो आपका 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होगा रीजनिंग का, वो आप 20 मिनट से पहले ही पूरे का पूरा सेक्शन खत्म कर लोगे और आपके मार्क्स 35 आउट ऑफ 35 गारंटीड आएंगे ही आएंगे। बट कंडीशन है कि जो अप्रोच मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, उसी अप्रोच के साथ आपको अगर एग्जाम में इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा, या जो भी हम चीज़ें सीख के चलेंगे, अगर उस हिसाब से अटेम्प्ट करोगे तो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, अगर एग्जामिनेशन हॉल की बात करूं या ऐसे ही घर पे बैठ के अगर दे रहे हैं, तो हमेशा रिलैक्स होके ही पेपर अटेम्प्ट करना है। आपका कहीं ना कहीं फोकस क्या रहता है, या बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, उन्होंने मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट कर लिया, अब जहां जहां उनके मार्क्स कटे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हुई है, उन गलतियों को रियलाइज नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं लेते हैं। तो मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आपने अटेम्प्ट कर लिया और देख लिया आउट ऑफ 100 इतने अटेम्प्ट किए और इतना स्कोर आ गया। मॉक टेस्ट देने का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि आप अपने कमियों को ढूंढिए, कहाँ कहाँ आपके लूप होल्स रह रहे हैं। जो जो कमियां आपको देखने को मिलेंगी कि नहीं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे अटेम्प्ट किया जा सकता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें रियलाइजेशन बाद में होती है, तो उन कमियों को दूर किया जाए, तो उसी के लिए ही तो मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हाँ मॉक टेस्ट दिखा उठा के दे दिया। वहां पर जो जो आपने मिस्टेक्स की हैं, किसी चीज़ को किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते थे, उसी में ही इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। तो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आज के इस सेशन के अंदर आपको पहले ही मैं क्लियर कर दूं, वर्बली बता रहा हूं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम फिर मॉक टेस्ट के ऊपर स्विच करेंगे। जल्दी से 2 मिनट में बात खत्म कर देता हूं मैं, कि आपके कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिले, आप उन्हें इंस्टेंटली अटेम्प्ट कीजिए। कौन कौन से हो गए, सिटिंग और पजल को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं। अभी सिर्फ क्लरिकल प्री की बात कर रहा हूं मैं, या जो भी इंश्योरेंस प्री के एग्जाम में भी आ जाए, अगर उसके लिए भी आप अपीयर करेंगे ही, क्वाइट ऑब्वियस, अगर बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस दिखे हैं आपको, चाहे आपने प्रैक्टिस कितनी भी क्यों ना कर रखी हो, कभी भी उन क्वेश्चंस को देखते ही अटेम्प्ट मत करना। हाँ, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं है और कॉन्फिडेंट भी हैं, कॉन्फिडेंट से थोड़ी ज़्यादा की वैल्यू मान लेते हैं, जो कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में चलते हैं, है ना, ऐसे भी होते हैं। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कभी भी, अगर आपको लगता है कि फॉर डेड श्योर अगर आपने क्वेश्चन उठाया और वो गारंटीड आप सॉल्व कर ही लोगे लिमिटेड टाइम के अंदर, तो उन सिटिंग और पजल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका या फायदा है, अदरवाइज नहीं। बाकी किस चैप्टर के अंदर आपका हाथ टाइट है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम लगता है वो क्वेश्चन या उस नेचर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो वैसे क्वेश्चंस को भी आपको कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना। पहले राउंड के अंदर जो आपका फर्स्ट राउंड रहेगा, फर्स्ट राउंड के अंदर आपने वही क्वेश्चन उठाने हैं जहां पर आपको लगे कि आप जो भी क्वेश्चन उठा रहे हो कम से कम टाइम में वो 100% एक्यूरेसी के साथ गारंटीड
सॉल्व होगा ही होगा। वही क्वेश्चन आपको पिक करने हैं। सेकेंड राउंड के अंदर जाके ही आपको सेकेंडरी क्वेश्चंस उठाने हैं, जैसे आपका टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक जैसे हो गए, सिटिंग हो गया, पजल हो गया। ओके, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिकल प्री की बात कर रहे हैं तो यही टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक रहते हैं और इसके अलावा नहीं रहते। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सेकेंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी क्वेश्चन का नेचर आपको पता होगा, सिटिंग अरेंजमेंट में भी काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में पैरेलल रो वाला आ गया, और क्या कहते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए, वो लीनियर में भी रहते हैं। तो ये थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो कभी भी अटेम्प्ट मत करो फर्स्ट राउंड में, उनको सबसे लास्ट में के लिए छोड़ के रखो। और पजल में भी आपको खुद ही पता होगा कि कौन कौन से पजल अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है। मेजरली मैंने देखा है कि बॉक्स बेस्ड पजल जो अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उनको परेशानी होती है बॉक्स बेस्ड पजल अटेम्प्ट करने में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है, अकेला आपके साथ नहीं होगा। बस माइंड सेट बना के चलिएगा। अगर आप लालच में आके एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे अगर 4 पजल आने वाले हैं और मैं चारों के चारों ही कर लूं, तो कहीं ना कहीं आप ये माइंड सेट बना के चलेंगे ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी ड्यूरिंग दैट सेक्शन। जब भी आप वो अटेम्प्ट करने लगोगे तो एक तरह का कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी होगा आपके माइंड में, टेंशन बढ़ेगी, हाथ कांपेंगे अटेम्प्ट करने में, और प्रॉपरली आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। तभी मैंने कहा है कि कभी भी आप अगर घर बैठे भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, हमेशा रिलैक्स होके ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 ना हुए 30 हो जाएंगे तो भी कोई चक्कर नहीं है। ओके, चलो बाकी सेक्शन में टाइम स्कोर खींचा जाएगा। ठीक है, बट कोशिश यही करेंगे, क्योंकि यही एक स्कोरिंग सेक्शन रहता है आपका क्लैरिकल प्री में, जिसमें आप 14 से 17 मिनट के बीच में ही ऑन एन एवरेज 35 में से 35 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो स्ट्रेटेजी ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, जो भी हम सॉल्व करेंगे, कुछ एक स्किप भी करके चलेंगे जिन्हें हम सेकेंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करेंगे। तो जो भी फर्स्ट राउंड में सॉल्व करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा होगा क्योंकि हर कैंडिडेट को क्वेश्चन जो हैं शफल्ड फॉर्म में मिलते हैं, तो कई बार ऐसा लगेगा कि आपको स्टार्टिंग में ही इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे हम सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। अभी के लिए हम इसे स्किप करके चल रहे हैं। ओके, चलो इसके बाद वाला सेट, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास है अल्फाबेट से रिलेटेड पेयरिंग का क्वेश्चन है। क्लियरली आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो दिया गया है हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर, और थोड़ा सा रफली आइडिया ले लेना है कि अगर जो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके बैठे हो, क्या उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है या कुछ ट्विस्ट डाल के दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में है, तो पेयर ही काउंट करिए। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आफ्टर ऑल आपका टास्क क्या रहता है, वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं सभी की पोजीशन वैल्यू पहले मेंशन करते हैं। तो हम वर्ड लिख के कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वर्ड बिल्कुल भी नहीं लिखना। जब हमें सिर्फ खेलना ही पोजीशन वैल्यू के साथ है, तो सिर्फ पोजीशन वैल्यू से कंसर्न रखिए, वर्ड लिख के आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। तो कभी भी पेपर जो है वो टफ नहीं होता। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं जी पेपर टफ आया था, टफ नहीं होता, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और आप उसे खुद ही बनाते हो। चलो पेयर यहां पर काउंट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 4 से। 4 से शुरू करेंगे, 5 6 7 8 9 10। 4 किसी के साथ भी पेयर में नहीं आ रहा। ओके, चलो 4 के बाद हम शुरू करते हैं 18 से, 18 से। 18 के लेफ्ट में 18 से बड़ा नंबर नहीं है, काउंट करने की नीड नहीं है। 18 के बाद इधर काउंट करें 19 20, 20 से आगे बड़ा नंबर नहीं है, तो आगे इधर भी काउंट करने की नीड नहीं है। आती है बारी 1 की। 1 के बाद 2 3 नहीं बन रहा, 2 3 4 5। तो ना तो ए के राइट में पेयर बना, ए मतलब 1 पोजिशन उसी की है, ना तो उसके लेफ्ट में पेयर बना। 23 स्किप करके चलो, क्यों, 23 सबसे बड़ा नंबर है सीक्वेंस के अंदर, जिस लेटर की पोजीशन वैल्यू मैक्सिमम हो उसे काउंट करके कोई फायदा नहीं होगा। शुरू करते हैं 9 के बाद 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 9 के बाद 10 11, तो आई ने भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाया। 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 के बाद 15 16 17 18 ये मैच हो गया। देखो तो यहां पर किसने पेयर बनाया, एन ने पेयर बनाया किसके साथ, आर के साथ। ठीक है, चलो 7 से शुरू करते हैं। 7 के बाद 8 9, तो यहां पर किसका पेयर बना, 7 और 9 का, मतलब के जी एंड आई का।
आगे काउंट करने की नीड नहीं है क्योंकि सीक्वेंस में 9 तो हमने कवर कर ही लिया था। तो यहाँ पर कितने पेयर्स निकल के आए? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। सिलोजिज्म पहले राउंड में देख के ही अटेम्प्ट करो। तो गिवन है ओनली अ फ्यू बाइक्स आर मोटर्स, केवल कुछ ही हिस्सा बाइक का ऐसा है जो क्या है? मोटर्स बन के बैठे हैं, ये वाले। मतलब रिमेनिंग बाइक्स जो हैं वो मोटर्स नहीं है। उसके बाद है सम मोटर्स आर कार्स, कुछ हिस्सा मोटर्स का कार्स में अवेलेबल है। एंड ऑल कार्स आर ट्रक्स, सारे के सारे कार क्या बन के बैठे हैं? ट्रक्स बन के बैठे हैं। हमें पूरा वर्ड लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना, पहली बात। तो कंक्लूजन क्या कहते हैं? कहते हैं सम ट्रक्स आर मोटर्स, कुछ हिस्सा ट्रक्स का मोटर्स है। हाँ जी, ये देखिए, ये हिस्सा ऐसा है ट्रक्स का जो किसका पार्ट बन के बैठे हैं? मोटर। क्योंकि अल्टीमेटली सारे कारें भी तो ट्रक का ही पार्ट है। अगर सारी कार्स ट्रक्स बन के बैठी हैं तो कार का कुछ हिस्सा मोटर के अंदर भी तो आ रहा था, या मोटर का कुछ हिस्सा भी तो कार के अंदर आ रहा था। तो जो हिस्सा मोटर का कार के अंदर अवेलेबल था वही हिस्सा किसके अंदर इंक्लूडेड होगा? ट्रक्स का भी पार्ट होगा। तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही हुआ। दूसरा कहता है ऑल कार्स आर बाइक्स, सारी की सारी कार्स जो हैं वो बाइक्स का पार्ट है। हाँ जी, श्योरिटी में गिवन है, हमें कार्स और बाइक्स के अंदर कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन आपका डेफिनेटली फॉल्स। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली वन फॉलो। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सिलोजिज्म का, इनइक्वालिटीज का, इनका सीक्वेंस कभी भी याद मत करके जाइएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या है, आइदर और बना, चलो सी ऑप्शन मार्क कर दिया, ओनली सेकंड फॉलो आया, चलो बी ऑप्शन मार्क कर दिया। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ यही होगा कि ऑप्शंस आपको शफल होके मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी में पेपर अटेम्प्ट मत करिएगा। अगला देखिए, गिवन है नो फिल्म इज अ राइटर, कोई भी हिस्सा फिल्म का जो है वो राइटर नहीं है। ओनली अ फ्यू राइटर्स आर डायरेक्टर्स, केवल कुछ ही हिस्सा राइटर्स का ऐसा है जो डायरेक्टर्स हैं। मतलब ये पोर्शन राइटर्स का डायरेक्टर्स नहीं है। ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, सारे के सारे डायरेक्टर किसका पार्ट है? एक्टर्स का पार्ट है। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। कहता है सम डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्म्स, कुछ डायरेक्टर का हिस्सा फिल्म नहीं है। अब देखिए, नेगेटिव रिलेशन के ऊपर सबसे पहले टारगेट किया करो, कंक्लूजन पे बाद में चलो। पहले नेगेटिव रिलेशन देखा करो हमेशा। हमें डायरेक्ट करो उसका रिलेशन किस किस के बीच में गिवन था? फिल्म और राइटर्स के बीच में। अगर कोई भी हिस्सा फिल्म का राइटर नहीं है तो राइटर्स भी फिल्म नहीं है। अगर राइटर का कोई भी हिस्सा फिल्म नहीं है तो जो पोर्शन डायरेक्टर का राइटर के अंदर इंक्लूडेड था वो भी तो फिल्म के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। तो कुछ हिस्से की बात हो रही है, मतलब सम डायरेक्टर्स, कौन से? ये पोर्शन डायरेक्टर का ऐसा है जो फिल्म के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था। मतलब फर्स्ट कंक्लूजन आपका डेफिनेटली ट्रू है, निश्चित रूप से अनुसरण करता है। दूसरा कहता है नो एक्टर इज अ फिल्म, कोई भी हिस्सा एक्टर का फिल्म नहीं है। तो उसके लिए आपको एक्टर और फिल्म के बीच में नेगेटिव रिलेशन, मतलब डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन दिखना चाहिए था। विजिबल नहीं है, डाउटफुल केस है, तो एज अ फॉल्स कंक्लूजन मार्क करेंगे। तो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा? ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू पियानोज आर फ्लूट, केवल कुछ ही हिस्सा पियानोज का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं? फ्लूट। मतलब ये पोर्शन पियानोज का फ्लूट नहीं है। दूसरा कहता है सम फ्लूट आर ड्रम्स, कुछ हिस्सा फ्लूट्स का किसका पार्ट है? ड्रम्स का पार्ट है। एंड सम ड्रम्स आर तबला, कुछ हिस्सा ड्रम्स का तबला बन के बैठे हैं। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। सम पियानोज आर नॉट ड्रम्स, कुछ हिस्सा पियानोज का ड्रम्स नहीं है। हाँ जी, पियानोज और ड्रम्स के बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक, और श्योरिटी की डिमांड कर रहा है। तो कुछ हिस्सा पियानोज का ऐसा दिखना चाहिए था ना जो ड्रम के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए पहला कंक्लूजन आपका डेफिनेटली फॉल्स। अब यह है पॉसिबिलिटी बेस्ड। कहता ऑल फ्लूट कैन बी तबला, क्या सारे फ्लूट तबला का पार्ट हो सकते हैं? तो वही चीज आती है, पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन यही है सिलोजिज्म में कि अगर दो चीजों में, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कोई भी कनेक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा अवेलेबल ना हो, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब फ्लूट और तबला के बीच में आप कुछ भी एजम्पशन या पॉसिबिलिटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। अगला, ये भी अल्फाबेट कह लो या नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसी से कनेक्टेड है, कुछ भी मान लो, फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन को इनमें केयरफुली पढ़ना कि आपकी यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, कहता इफ वन इज एडिड टू द ओड पोजीशन डिजिट्स,
and 1 is subtracted from the even position digits from the left hand in the given number। कहता आपको एक नंबर, एक संख्या दी गई है, कहता जो ओड पोजीशंस पे आ रहे हैं जितने भी डिजिट्स विषम संख्याओं पर है, मतलब 1 3 5 7, इन पोजीशंस पे जितने भी अंक बैठे हुए हैं, अगर आप उनमें एक जोड़ दें और जितने भी नंबर्स या अंक जो हैं वो इवन पोजीशंस पे बैठे हैं, मतलब 2 4 6 8वें 10वें इन पोजीशंस पे बैठे हैं आके, अगर उनमें से एक अंक में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स इज रिपीटेड मोर देन वंस इन न्यूली फॉर्म्ड अरेंजमेंट। कहता है जब भी आप उस नंबर के अंदर इस तरह के गिवन चेंजेस को अप्लाई कर देंगे ना, ये वाली चेंजेस, तो जो नई अरेंजमेंट बन के आएगी उसमें ऐसा कौन सा अंक होगा, इन ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है, इसमें नंबर मेंशन कर ही लेना है। ओके, और करने का, अटेम्प्ट करने का तरीका देखना है। इसमें जल्दबाजी में क्या करेंगे, सीक्वेंस में ही सब कुछ पकड़ लेंगे कुछ कैंडिडेट्स, तो हर एक नंबर को नहीं, पहले एक तरह का डिजिट उठाओ। हम ओड पोजीशंस वाले उठाते हैं, विषम अंक संख्या पर या विषम प्लेसेस पर जो भी डिजिट्स बैठे हुए थे एक एक ऐड कर दो। मतलब कि 1 का क्या बन गया, 2 बन गया, 8 का क्या बन गया, 9 बन गया, 3 का 4 बना और 2 का क्या बना, 3। अब इवन पोजीशंस उठा लो, उसमें एक एक कम करते रहो। 7 में एक कम किया 6, 6 में किया तो 5, 9 में कम किया 8, 4 में कम किया तो 3। तो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा अंक 3 ऐसा है जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सी ऑप्शन। ये देखो, मैं आपको चीजें डिटेल में बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। आपकी एग्जाम के अंदर जाके लिखने की स्पीड इससे भी ज्यादा तेज होगी और थिंकिंग एबिलिटी भी इससे ज्यादा तेज होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि एक सेशन स्लो चल रहा है तो अपने अकॉर्डिंगली स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो। ओके, चलो अगले पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, पजल बेस्ड क्वेश्चन है, इसे भी हम क्या करेंगे, मार्क एज रिव्यू करके चलेंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखो, वर्ड फॉर्मेशन का केस आपने किया होगा, अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आपको आता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन स्किप करके आते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप हमेशा इस क्वेश्चन को गलत करके चलते हो, सपोज आपने 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, 10 में से 8 बार ये क्वेश्चन गलत ही होता है, तो कभी भी रिस्क मत लेना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कभी भी रिस्क मत लेना। ओके, देखते ही छोड़ देना, मतलब ऐसे क्वेश्चन को देखना भी पाप है, ये मान के चलो, अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन गलत आता है। अगर आपको लगे कि जब भी आप अटेम्प्ट करते हो 7 या 8 बार आपने 10 में से 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सही होने की, तो अटेम्प्ट करिए। तो वही बात आती है ना घूम फिर के, किस टाइप के क्वेश्चन में आपकी ग्रिप बनी हुई है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन आपके लिए जो है गलत साबित हो सकता है एग्जाम में, मतलब गलती हो सकती है सॉल्यूशन में उसके, तो उसका आपको ही पता होगा। तो वो अटेम्प्ट करना है या क्विट करके चलना है, दैट्स अप टू यू, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक वर्ड गिवन है कंसिस्टेंसी, तो इसमें आपको क्या है, कुछ लेटर्स को चूज करना था। कौन कौन से, 3rd 6th 7th एंड 8th। इसे लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना, तो ऑन स्क्रीन ही आपको काउंट करना है। 3rd, उसके बाद कौन सा गिवन है, 6th, 6th के बाद 7th और 8th, मतलब लेटर कौन से आए, NSTE। ठीक है, तो ये लेटर्स आपको गिवन है। तो इससे क्या करना है, आपने टाइप तो प्रैक्टिस की होगी तो पता ही होगा क्या करना होता है, इससे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड्स हमारे कौन कौन से एग्जिस्ट करने हैं, सेंट, और दूसरा क्या एग्जिस्ट करता है, नेस्ट। ठीक है, तो एक से ज्यादा कंडीशन है। क्वेश्चन नेचर ऑफ क्वेश्चन हमेशा सेम ही होगा अगर इस तरह की कंडीशन दी गई है। कहता अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बने तो आपका आंसर क्या मार्क करना है, आपको डॉलर मार्क करना है। आंसर आ गया डी ऑप्शन। अगला डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन। अब देखो, अब आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस मैटर करती है एग्जामिनेशन हॉल में जाके। अब आपको पहली बात तो प्रैक्टिस से इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि कोई भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल है वो कितनी वेटेज का क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स के अंडर आ रहा है, 3 मार्क्स के अंडर आ रहा है, 5 के अंडर आ रहा है या 1 मार्क के अंडर आ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम बस लिमिटेड टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन की वेटेज मिलेगी, मोस्टली बाकी सेट्स जो हैं वो 5-5 क्वेश्चंस के होते हैं, है ना। 2 से 3 क्वेश्चंस का सेट कौन सा होता है, एक डायरेक्शन टेस्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग का आ जाएगा जिसमें कंपैरिजन होते हैं, और आपका रह जाएगा ब्लड रिलेशन, यही रहते हैं। तो
देखते ही पता चल जाएगा आपको। अब यहां पर देखिए, आप इस फ्रेम को सॉल्व करने बैठेंगे, क्लरिकल प्री का एक बेस्ट पार्ट बताऊं क्या है? जब भी आपको लगे डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है और एक ही सिंगल क्वेश्चन है, जितने टाइम में आप डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, ये एक्सपीरियंस आप खुद फील करिएगा इस चीज को, जितने टाइम में ये सॉल्व होगा ना, इससे 5 या 7 सेकंड एक्स्ट्रा मान के चलो, आपका कोई भी सिटिंग और पजल सॉल्व हो जाएगा। मे बी इससे कम टाइम में भी हो सकता है। और वहां पर जितना आपने टाइम लगाया, लेट अस सपोज आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 45 सेकंड्स लगाए, सिटिंग और पजल पता कितने टाइम में हो जाते हैं क्लरिकल प्री में? 50 से 55 सेकंड के अंदर अंदर। अब अगर आप यहां पर देखोगे, आप तो कहोगे इसमें तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सिटिंग और पजल की बात कर रहे हो, डायरेक्शन टेस्ट के कंपैरिजन में तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब 45 सेकंड में आपका ये एक क्वेश्चन हो रहा है, 50 से 55 सेकंड में ये 5 का सेट दे रहा है एक्यूरेसी के साथ। बताओ किसमें फायदा ज्यादा है? वही है ना बात। तो माइंडसेट की गेम होती है, तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर होकर आपको जाना होगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको स्किप करके चलना है, या मार्क एज रिव्यू करके चलना है, या सेकेंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करना है, और किसको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है। ठीक है? तो वैसे तो सभी के लिए ईजी रहता है, तो आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कीजिए। आपकी सफिशिएंट अमाउंट में स्पीड है, मॉक टेस्ट में आपको पता चल गया होगा। अगर आपकी स्पीड स्लो है, मतलब आप गिवन टाइम के अंदर 22 से 26 क्वेश्चन के बीच में ही ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। बेहतर होगा जो टाइम आप इस क्वेश्चन के अंदर डिवोट करने जा रहे हो, उतने में आप सिटिंग या पजल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ओके, नहीं तो इसी में ही फंसे रह जाओगे। देखो, D इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ V, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट D इज 4 मीटर, क्वेश्चन अपने लिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, सॉल्यूशन थोड़ा देना है हमने एग्जामिनर को। तो D जो है वो V के पूर्व में है, कितना? 4 मीटर। तो V के 4 मीटर ईस्ट में कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? पॉइंट D। H इज 7 मीटर साउथ ऑफ D, H जो है वो D के साउथ में है, कितना? 7 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड एडजस्ट करना। हाँ, D के 7 मीटर साउथ में कौन सा पॉइंट है? पॉइंट H अवेलेबल है। T इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट H, T जो है वो H के वेस्ट में है, कितना? 2 मीटर पश्चिम में। तो H के पश्चिम में 2 मीटर पश्चिम में यहां पर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट T अवेलेबल है, ये 2 मीटर था। पॉइंट N इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Y, बिंदु N Y के 2 मीटर पश्चिम में है। ना तो N का पता है ना ही Y का पता है, इसे साइड पे करके चलो, ड्रॉ करके चलो, क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करना फिर से। तो जहां कहीं भी Y रहेगा उसके पश्चिम में 2 मीटर पश्चिम में N अवेलेबल होगा, या N जहां भी अवेलेबल होगा उसके पूर्व में 2 मीटर पूर्व में Y अवेलेबल होगा। तो एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे को अरेंज करना सीखो। अब विच आया तो विच के केस में किसकी बात हो रही है? Y की बात हो रही है। विच इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट T, मतलब पॉइंट Y जो है वो T के 4 मीटर उत्तर में है। ठीक है, 4 मीटर कहाँ है? नॉर्थ में है। तो 4 मीटर नॉर्थ में यहां पर कौन आ गया? पॉइंट Y अवेलेबल हो गया। अब देखो, डायमेंशंस का कंपैरिजन करके चलो। अगर ये 4 मीटर है तो 4 का सेक्शन यहां बना दो, ये बाकी कितना रह गया? बचा 3 मीटर, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ कितनी थी? 7 मीटर की थी ना। उसके बाद Y के 2 मीटर वेस्ट में कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? पॉइंट N अवेलेबल है, ये 2 मीटर। ये देखो, ये ऊपर वाली लेंथ कितनी थी? 4, तो ये भी 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4 ही तो हो गए। चलो क्वेश्चन देखो क्या पुट किया गया है। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू N? N के संदर्भ में V कौन सी डायरेक्शन में और कौन सी डायरेक्शन में, सॉरी, कितना डिस्टेंस दूर है? डिस्टेंस तो पता लग गया, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, और डायरेक्शन का भी पता चल गया, नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में 3 मीटर दूर है। नेक्स्ट, इफ ऑल द सिंबल्स इन द गिवन सीरीज आर ड्रॉप्ड, अगर दी गई श्रृंखला के अंदर सारे के सारे प्रतीक आप हटा देते हैं, देन आपको बताना है कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आएगा, बाएं छोर से 12वें प्लेस पे। बस आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन स्क्रीन ही करना है। बाएं छोर से 12वां एलिमेंट काउंट कर लो, सिंबल को इग्नोर करके चलो, जैसे कि ये पहला, दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा आया एलिमेंट? M। आंसर तो आया बट किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर? यहां पर पूरी की पूरी सीक्वेंस में क्या है? आपको सिंबल्स, प्रतीक काउंट करने हैं। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, जिससे तुरंत पहले एक संख्या होनी चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, और तुरंत बाद में एक अक्षर होना चाहिए। मतलब सिंबल से पहले नंबर देख लो और सिंबल के बाद एक लेटर देख लो। पहले तो
रेक्टिफाई करके चलते हैं पूरे के पूरे सीक्वेंस में, सिंबल इजीली फिगर आउट हो रहे हैं। सिंबल से पहले नंबर पकड़ लो। चलो पहला मिल गया एक्सक्लामेटरी, इससे पहले नंबर भी आ रहा है, बाद में लेटर भी अवेलेबल है, तो पहला सिंबल काउंट हो गया। ठीक है, एम्परसेंड नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इससे पहले लेटर अवेलेबल है। ओके, चलो परसेंटेज भी नहीं काउंट करेंगे, इससे पहले फिर से लेटर अवेलेबल है, हमें तो नंबर चाहिए, ये दूसरा काउंट हो गया। डॉलर से पहले 4, नंबर भी आ रहा है, डॉलर के बाद लेटर टी भी अवेलेबल है। ओके, ये नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा। उसके बाद देखिए कौन, ये भी नहीं काउंट होगा, एक ये काउंट हो गया। देखो सिंबल से पहले नंबर भी है, बाद में लेटर भी है, तो टोटली ऐसे कितने सिंबल्स हैं? 3 सिंबल्स आर देयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। ये तो फ्री के नंबर होते हैं। ओके, काउंट ध्यान से करना है बस, ये काउंटिंग की गेम है सारी की सारी, और कुछ भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th टू द राइट? आपको क्या निकालना है? 9th राइट निकालना है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका, हमेशा ब्रेक में पढ़ो। ठीक है, स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में। आपको निकालना है 9th राइट। किसका 9th राइट? विच इज 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। जो दाईं ओर से 20वें प्लेस पे है उसके दाईं ओर 9वां एलिमेंट निकालना है। तो दाएं से आ रहे हैं, वापस दाएं में जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम है, तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। तो कितना निकालना है आपको? 11th राइट निकालना है। तो यहां से 11th राइट काउंट कर लो। अब काउंट भी कैसे करना है ध्यान से देखना। 5 ये हो गए, 5 और 4 9, 10 और 11, कौन सा एलिमेंट आया? जे, सी ऑप्शन आंसर। गॉट इट? अगला देखिए, नेक्स्ट ग्रुप बताना है एलिमेंट का इस सीरीज में क्या रहेगा। चलो आते हैं, एक्सक्लामेटरी, वाई और एम्परसेंट। ये देखो सीक्वेंस में ही बैठे हैं, एक्सक्लामेटरी, वाई और एम्परसेंट। इसके बाद क्या आ रहा है? एल परसेंटेज टी, मतलब एक एलिमेंट को ड्रॉप किया गया। हाँ जी, एक एलिमेंट ड्रॉप करने के बाद यहां पर क्या दिया गया आपको? एल परसेंटेज टी। उसके बाद 3 एलिमेंट और उठाओ, टी एच हैश। टी एच हैश मतलब, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फिर इसके बाद 2 एलिमेंट स्किप किए गए, इसके बाद टी एच हैश। तो आपको पैटर्न का पता चल गया होगा, हर अगले 3 एलिमेंट को पिक किया जा रहा है। उसके बाद एक एलिमेंट ड्रॉप किया, अगले 3 एलिमेंट उठा लिए, 2 एलिमेंट ड्रॉप किए, अगले 3 एलिमेंट उठा लिए। अब 3 एलिमेंट ड्रॉप किए जाएंगे और अगले 3 एलिमेंट उठाए जाएंगे, दैट इज 2m बीटा। ओके, चलो नेक्स्ट। अगेन ये तो कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करना, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी मत। जहां पर काउंटिंग अवेलेबल हो ना, अगर करना भी पड़े फिर भी इस क्वेश्चन को तो सबसे लास्ट के लिए रखो, गलतियां करवा सकता है ये। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, जहां पर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन मतलब एक्चुअल में गिवन हो, 7 पर्सन है, 8 9 कुछ भी है, वैसे क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करो। ओके, चलो इसको भी हम होल्ड पे रख के चलेंगे। चलो जी, आगे ब्लड रिलेशन करते हैं, इसे सॉल्व। क्या गिवन है? एस इज द फादर ऑफ डब्ल्यू। एस जो है वो पिता है किसका? डब्ल्यू का। उसके बाद डब्ल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड। डब्ल्यू जेड की सिस्टर इन लॉ है। अब सिस्टर इन लॉ बनाने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अब जेड की सिस्टर इन लॉ कैसे कैसे बनाई जा सकती है कि जेड का एक भाई है, उसकी बहन है, सॉरी आगे उसकी पत्नी है डब्ल्यू, तो भी डब्ल्यू जेड की सिस्टर इन लॉ है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जेड का कोई स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, आगे उसकी सिस्टर है डब्ल्यू, तो भी सिस्टर इन लॉ है। अब दोनों में से कौन सा केस ऑप्ट होगा? अब 2 केसेस बनाने बैठोगे, नीड नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है क्वेश्चन की। आगे देखते हैं क्या गिवन है। ठीक है, बस इतना होल्ड पे रख के चलते हैं कि डब्ल्यू जो है वो जेड की क्या है? सिस्टर इन लॉ अवेलेबल है। और हिंदी लैंग्वेज में भी अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो भी देखो अलग अलग मीनिंग आपको दिए जा सकते हैं। जेड डजंट हैव एनी सिबलिंग। जेड का कोई भी सिबलिंग नहीं है, भाई या बहन नहीं है, मतलब हमें ये वाला केस इग्नोर करके चलना है। कह सकते हैं हम कि डब्ल्यू अगर जेड की सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि डब्ल्यू का कोई सिबलिंग था, हस्बैंड या वाइफ, आगे उसका हस्बैंड या वाइफ है जेड, तभी तो डब्ल्यू जेड की सिस्टर इन लॉ है। चेक कर लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आगे देखिए क्या है, यू इज द नीस ऑफ टी। यू जो है वो टी की क्या है? नीस है। इस पॉइंट को हम होल्ड पे रख के चलते हैं। ओके, ये वाला तो यूज कर ही लिया तो इसको हाइड कर दो। ये होल्ड पे रख के चलते हैं कि यू जो है वो टी की क्या है? भतीजी भी हो सकती है, भांजी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों को ही नीस बोला जाता है। वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई जो है वो फादर है, पिता किसका है? यू का। वी इज द मदर इन लॉ ऑफ जेड। अब वी देखो जेड की मदर इन लॉ है, जेड की मदर इन लॉ है, मतलब एस तो जेड का फादर इन लॉ है, क्लियरली पता चल रहा है। और वी अगर जेड की मदर इन लॉ है तो एस और वी कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। उसके बाद देखिए,
और z के बारे में इंफॉर्मेशन है कि z इज द मदर ऑफ t, सॉरी z हु इज द मदर ऑफ t। तो z अगर t की मदर है तो इस तरह से बनेगा, क्लियर। और यहां पर रुकिए रुकिए, z मैरिड टू है, मदर नहीं है, मैरिड टू टी है, मेरे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। z इज मैरिड टू टी है, ये देखो z जो है वो t से मैरिड है, तो t कौन हो गया, मेल पर्सन। अब यहां पर क्या गिवन था, ये देखो डाटा, u इज द नीस ऑफ t, u t की क्या है, भतीजी है या भांजी है, भतीजी तो हो ही नहीं सकती, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है t का जो सिबलिंग है वो कौन है, एक फीमेल पर्सन। तो आप u को अल्टीमेटली यहीं पर ही ड्रॉ कर दो। आप कहेंगे इसका आगे और कोई भी तो ब्रदर हो सकता है, देखो ब्लड रिलेशन के अंदर जितनी आपको इंफॉर्मेशन फ्रेम में दिखाई दे रही है, तो जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट वे में सोचो। अगर आप मान के चलोगे ना, क्या पता टी का कोई और ब्रदर या सिस्टर हो, आगे भी तो डॉटर हो सकती है यू, तभी तो यू टी की नीस बनेगी। तो अगर आप ऐसी थिंकिंग लगा के चलेंगे ना, तो आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये हमेशा टाइम कंज्यूमिंग ही रहेगा आपके लिए। तो वही है चीज, अगर आप इसको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं कम से कम टाइम में, तो जितना डाटा अवेलेबल है जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट वे में सोचो। मैं क्यों सोचूं कि टी का कोई और सिबलिंग होगा, अगर प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको फ्रेम बनाने में ही दिख जाएगी, देख लेना, नहीं तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके चलो आगे देखिए क्या है, कहता टी इज द मैटरनल आर्ट ऑफ एक्स। ओके कि टी इज द, रुकिए, अच्छा यहाँ पर टी का जेंडर मैंने गलत पढ़ लिया था ना पहले, जेड इज द मदर ऑफ टी। यहाँ पर देखिए टी इज द मैटरनल आर्ट, वी जो था वो जेड की मदर इन लॉ तो थी, तो वहां पर जेड का मैंने जेंडर मेंशन कर दिया था इस इंफॉर्मेशन के, जेड जो है वो टी की मदर है। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि टी इज द मैटरनल आर्ट, मतलब टी एक फीमेल पर्सन है, मैटरनल आर्ट है, मौसी है किसकी, एक्स की, मतलब के वो एक्स की मदर की सिस्टर है, तो एक्स की मदर यहाँ पर कौन होगी, डब्ल्यू, तभी तो उसकी सिस्टर जो है वो टी बनेगी, बन गई मैटरनल आर्ट। मैटरनल आर्ट मतलब मदर की सिस्टर। एंड, अब एंड आया तो किसकी बात हो रही है, टी की, टी हैज ओनली वन सिबलिंग, और टी का सिर्फ एक ही सिबलिंग है, देखो आ गई ना वहीं पर बात जो मैं बोल रहा था आपको। तो वही कॉम्पैक्ट वे में ही सोचना है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ चलना है। वाई हैज ओनली वन सन, वाई का सिर्फ एक ही बेटा है। अब देखो वाई का फादर कौन, वाई किसका फादर है, यू का, और डब्ल्यू यू की मदर है, और वाई और यू कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है। और वाई का इकलौता एक ही बेटा है, वो कौन होगा, एक्स होगा, क्योंकि यू तो डॉटर ही है। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखो क्या है, टी रिलेटेड टू वी बताना है क्या है। हाँ जी, टी जो है वो वी की क्या लगी, डॉटर हुई, क्लियरली दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। इफ सी इज द सिबलिंग ऑफ जेड, कंडीशन दे दी गई है अगर सी जेड का सिबलिंग है, ठीक है, तो क्या बताना है, हाउ इज द टी रिलेटेड टू सी, टी जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, वो उसकी सिस्टर इन लॉ है, भाभी, ठीक है, ब्रदर की वाइफ, सिस्टर इन लॉ। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, टोटल पुरुष सदस्य बताने हैं कितने हैं, 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर्स हैं, आंसर आ गया डी ऑप्शन। चलिए फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ही देख के, ठीक है। किस्मत अच्छी होगी अगर आपको ये एग्जाम में आ जाए, तो फ्री के नंबर होते हैं तो। चलो एम से लेके जेड जे तक ट्रेवल करना है, और साइन का फेस किसकी तरफ ओपन हो, एम की तरफ ओपन होना चाहिए, ठीक है। चलो एम इस स्टेटमेंट का पार्ट है और जे इस स्टेटमेंट का पार्ट है, इसको क्लब करके टाइम नहीं वेस्ट करना, कॉमन पैरामीटर उठाओ, बी यहां पर भी अवेलेबल है, बी यहां पर भी अवेलेबल है, पहले तो एम से लेके बी तक की कंडीशन को चेक करो, एम ग्रेटर देन बी यहां पर वैलिड है, ट्रू है, फिर आगे चेक करो बी ग्रेटर देन जे, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, बी ग्रेटर देन जे यहां पर ऐड ऑन कर दो, इसी से ही मतलब है ना आपको। तो जिस चीज के बारे में पूछा गया है सिर्फ उसी से कंसर्न रखना है। तो ये देखो एम से लेके जे तक जब आप ट्रेवल करोगे, साइन का फेस एम की तरफ ओपन है, और जब तक ये सिंगल साइन आ रहा है तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन की कंडीशन ट्रू मानी जाती है, तो पहला कंक्लूजन आपका डेफिनेटली ट्रू है। ओके, दूसरा कहता है सी ग्रेटर देन आई, सी ग्रेटर देन आई मतलब साइन का फेस सी की तरफ ओपन होना चाहिए, वही बात है, आई यहां पर अवेलेबल है, सी यहां पर अवेलेबल है। ओके, बी तक चले, ये देखो सी टू बी तक ही साइन अपोज करने हैं, आगे देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, ये सिंगल स्टेटमेंट है, एम लेस देन एस या एस ग्रेटर देन एम, जो आपको कंफर्टेबल लगे, तो एस से लेके एम तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस एस की तरफ ओपन हो, ये देखो साइन अपोज कर रहे हैं, पहला कंक्लूजन फॉल्स।
दूसरा कहता है P ग्रेटर देन U। हाँ जी, P से लेके U तक ट्रेवल करना है। अगर Y U के इक्वलेंट है तो मैं Y को U के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो P से लेके U तक ट्रेवल करना है, साइन की फेस P की तरफ ओपन है, और जब तक ये सिंगल साइन है, सिंगल साइन की कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। तो सेकंड भी डेफिनेटली ट्रू हो गया आपका, ओनली सेकंड इज ट्रू। चलो भाई, ये आखिरी सेट है 31 से 35, और ये क्या हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपने देखा होगा हमने सिटिंग और पजल के क्वेश्चन स्किप किए थे, अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। चलो पहले ये इसी को ही अटेम्प्ट करके चलते हैं पीछे की तरफ। कहता 7 पर्सन हैं, देखने की जरूरत नहीं है वो कौन कौन है, सिर्फ काउंट करके चलना है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, कहता 7 पर्सन है, वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ओके, चलो क्या कंडीशन गिवन है उसी से रिलेटेड। कहता ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एम। टी और एम के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2। टी एम के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो स्किप करके चलते हैं इस पॉइंट को। पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। पी जो है वो एम के बाईं ओर है, दूसरे प्लेस पे। यहां मैं एक्सपेक्ट यही करके चल रहा हूं कि आपको इतना राइट और लेफ्ट का तो आइडिया होगा ही होगा, है ना, सभी का फेस इनवर्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एल पी के दाईं ओर बैठा है, कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, यहां एल अवेलेबल हो गया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एन। एल और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर एल यहां पर है, 2 का गैप इधर ऑलरेडी पी आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो मतलब कि एल अगर यहां पर है तो 2 के गैप में एन यहां पर आएगा। हमें एक और चीज क्या गिवन थी, एम और टी के बीच में 2 का गैप है, तो टी जो है एम के लेफ्ट में नहीं आ सकता 2 के गैप में, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कौन अवेलेबल है, एन अवेलेबल है। तो एम अगर यहां पर है तो 2 के गैप में यहां पर टी अवेलेबल हुआ, इसको कैंसल आउट करो। हैबिट बनानी है एक तो इस चीज़ की, मेंस के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जहां पर आप टफ लेवल के क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करेंगे। हैबिट किस चीज़ की बनानी है, जो क्लू आपने साइड पे नोट डाउन किया उसे स्किप करके चलो, मतलब कैंसल आउट कर दो, मतलब इसको पढ़ने की नीड नहीं है। आगे देखिए क्या है, एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एस जो है वो एन के बाईं ओर बैठा है, दूसरे प्लेस पे। एस यहां पर आ गया, और जो बच गया वो यहां पर आ जाएगा पर्सन। ओके, ना भी गिवन होती है अगली इन्फॉर्मेशन तो भी पता था कि क्यू जो है वो एस के थर्ड लेफ्ट पे ही आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के दाईं और तीसरे प्लेस पे कौन अवेलेबल है, ओके, एस। ये तो पैराग्राफ के अंदर ही इसका सॉल्यूशन गिवन था। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी। कहता एम और टी के बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जब हम टी के बाएं छोर से काउंट करना शुरू करेंगे तो एम और टी के बीच में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कितने पर्सन बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति। बी ऑप्शन। 4 ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्लासिफिकेशन है। चलो पहला पढ़ो क्या कहता है, टी और पी। पहला ऑप्शन है टी और पी, तो टी जो है वो पी के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे है। ओके, तो आपको पैटर्न जज करना होता है। टी और पी का मतलब क्या है कि टी पी के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे है, इससे तो आंसर आएगा ही नहीं। अगला ऑप्शन देखना पड़ेगा, एम और एस। हाँ जी, एम भी देखो एस के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे है, मतलब जो पैटर्न यहां फॉलो हुआ वही सेम पैटर्न यहां पर भी फॉलो हुआ। अगला देखिए, एन और क्यू। हाँ जी, देखो एन और क्यू कहां पर है, यहां पर एन भी देखो क्यू के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे बैठा है, तो एन और क्यू वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला ऑप्शन देखिए, कहता है एल और टी। हाँ जी, एल भी टी के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे है, इसने भी सेम पैटर्न फॉलो किया। आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया, ई ऑप्शन, क्योंकि 5 में से 4 सेम रूल को फॉलो करेंगे ना, एक डिफरेंट होगा, वो मिल गया। एन और एस चेक कर लेते हैं। हाँ जी, एन और एस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर एन एस के दाईं और दूसरे प्लेस पे है, मतलब कि इस ऑप्शन को छोड़ के, ई ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शंस में पहला पर्सन दूसरे पर्सन के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे था। ठीक है, जैसे कि ये पहला पर्सन हो गया और ये दूसरा पर्सन हो गया। अगला देखिए क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे, हाँ जी, कौन बैठा हुआ है, टी अवेलेबल है। आंसर आ गया ई ऑप्शन। अब यहां पर बताना है कौन सा जो है फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से फॉल्स है। स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना, फॉल्स वाला बताना है हमें कौन सा है। तो पहले देखो क्या कहता है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एम। कहता अगर हम एम के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे ना, तो एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, हाँ जी, एम के दाईं ओर से काउंट करो, एम के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, तो एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, मतलब पहले वाला ही गलत हो गया। ठीक है, एक तो ये वाला गलत हो गया।
P सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ L, P L के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। हाँ जी, P L के दाईं ओर चौथे पे है, बिल्कुल है। ये देखो, एक, ये दो, ये तीन, चौथे प्लेस पे कौन अवेलेबल है? P। तो ये तो सही वाला है, हमें गलत वाला चूज करना है। S सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, क्या S T के तत्काल बाईं ओर बैठा है? हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है, ये देखो S जो है वो T के तत्काल बाईं ओर आ रहा है। ओके, चलो, ये भी सही था, बी भी सही था, तो आंसर आ गया इकलौता ए ऑप्शन। ओके, क्योंकि हमें गलत वाला चूज करना था। ठीक है, चलो अब वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो हमने स्किप किए थे। 5-5 का सेट देख लेते हैं, ये सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलो इसी से आ जाते हैं। तो स्पेस मेरे पास कम है, तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी हिंदी में कन्वे कर दूंगा आपको। कहता 10 पर्सन हैं, 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं फेसिंग ईच अदर, दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ है। पहली पंक्ति में कौन कौन है? ए बी सी डी एंड ई आर सिटेड, और सभी का फेस साउथ की तरफ है। ये सारे पर्सन जो है इनका फेस क्या है? नॉर्थ की तरफ। इस तरह से जल्दी इन्हें रीड आउट करना है। पहला पैराग्राफ के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको ग्रैस्प कर लो, बस ऊपर ऊपर से नजर मारनी है। ओके, ए से ई तक क्या होंगे? साउथ फेसिंग। जे से लेके एन तक क्या होंगे? नॉर्थ फेसिंग होंगे। चलो पहली इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या कहती है? ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर तीसरे प्लेस पे है, तो साउथ फेसिंग में बी का दायां तीसरा इस तरफ होगा। ओके, 4 पर्सन आगे। ठीक है, अब बाकी 4 पर्सन इनके सामने बैठे होंगे लाइक दिस, क्योंकि एक रो का पर्सन दूसरे के सामने भी तो बैठा होता है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। कहता जो ए के विपरीत बैठा हुआ है, ए के सामने बैठा हुआ है, वो कहां पर मिलेगा? एन के बाईं और दूसरे प्लेस पे। मतलब एन यहां पर होगा, तभी उसके बाईं और दूसरे प्लेस पे जो यहां पर पर्सन आएगा वो किसके सामने बैठा हुआ है? ए के सामने बैठा हुआ है। ये भी क्लियर हो गया, तो एन की पोजीशन यहां पर आई। उसके बाद देखिए क्या गिवन है डाटा। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड एल। एन और एल के बीच में एक पर्सन है। अब देखो एल यहां भी आ सकता है, क्या पता पांचवा पर्सन यहां पर बैठा हो नॉर्थ फेसिंग वाला, एल यहां भी तो आ सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम होल्ड पे रखेंगे कि एन और एल के बीच में केवल और केवल एक व्यक्ति आएगा। जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल। जे एल के तत्काल दाईं ओर है, तो क्लियरली पता चल गया एल यहां पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एल यहां पर लेते हैं जहां पर एन और एल के बीच में एक व्यक्ति है, तो एल का तत्काल दाईं ओर कहां बिठाओगे जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही रो में 5 है? ओके, तो एल यहां पर आया और एल का तत्काल दाईं ओर जे यहां पर अवेलेबल होगा। यूज कर लिया तो इसको कैंसिल कर देते हैं। द वन हु फेसिस सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे। कहता जो सी के उन्मुख है, सामने बैठा है, वो जे के तत्काल दाईं ओर है, तो जे के तत्काल दाईं ओर तो एन अवेलेबल है, इसके सामने कौन बैठा मिलेगा? सी अवेलेबल होगा। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ई डी के दाईं ओर तीसरा है, तो डी यहां नहीं ले सकते। अगर डी यहां पर लिया तो दाईं ओर तीसरा देखो नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर डी यहां पर नहीं होगा तो यहां पर ई होगा। अगर ई डी का दायां तीसरा है तो डी ई का बायां तीसरा होगा। रिवर्स में जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन इनकी क्या है? सेम है। डी और ई सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक पर्सन दूसरे के राइट में है तो वो दूसरा पर्सन पहले के लेफ्ट में होगा। रिवर्स में हम मूव कर सकते हैं, तो पांचवा पर्सन यहां पर आएगा। ओके, द वन हु फेसिस डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। जो डी के सामने बैठा है वो एम के तत्काल दाईं ओर है, तो एम यहां पर होगा, तभी उसके तत्काल दाईं ओर कौन हो गया? जो डी के सामने बैठा हुआ है। ठीक है, चलो बन गई अरेंजमेंट। आइए क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे देखो कौन कौन बैठा है। एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है ए एल के और डी, चारों पर्सन आ रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए एल के और डी, डी और के, ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, डी भी कॉर्नर पे आ रहा था, के भी कॉर्नर पे है। ओड वन आउट को चूज करना है, ए के डी एल सी। हाँ जी, ए भी कॉर्नर पे है, एल भी कॉर्नर पे है, के भी कॉर्नर पे है, डी भी कॉर्नर पे है। आंसर आ गया सी। सी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे वहां हर पर्सन किसी ना किसी कोने पे बैठा हुआ है। ओके, चलो अगले पे आइए। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के बाईं और तीसरे प्लेस पे कौन अवेलेबल है? एल अवेलेबल है। डी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, आपको पता ही है। एम के विपरीत हमें बताना है कौन बैठा हुआ है। हाँ जी, एम के विपरीत देखो कौन अवेलेबल है? बी अवेलेबल है। आंसर आ गया ए ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना है कौन सा सही है फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से। बोथ सी एंड बी आर नॉट नेबर्स, कहता सी और बी पड़ोसी नहीं है, नहीं सी और बी तो पड़ोसी हैं, ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया, हमें तो सही वाला बताना है। दूसरा कहता है एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, क्या एम एल के तत्काल बाईं ओर है? हाँ जी, एम जो है वो एल के दाईं और तीसरे प्लेस पे है, तत्काल बाईं ओर नहीं है, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया, हमें सही वाला बताना था। ओनली 2% सिट टू द राइट ऑफ, अब देखो पहले दो तो गलत है, ये आंसर, हमें सही वाला बताना है ना, इसके अलावा और ऑप्शन कौन सा बन सकता था? अगर पहला और दूसरा गलत है तो या तो आंसर होता नन इज ट्रू, क्या नन इज ट्रू आपको अवेलेबल है? नहीं है ना, तो मतलब थर्ड वाला सही है, चेक कर लो चाहे, ये देखो ओनली 2% सिट टू द राइट ऑफ सी, सी के दाई और 2% बैठे हैं, ये देखो दो ही तो बैठे हैं, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन के साथ भी खेलना है कभी कभी। ओके चलो और देखते हैं हमने कौन सा सेट 5 का स्किप किया था। पजल अरेंजमेंट, ये देखो 7 पर्सन्स हैं, लिव इन 7 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 वगैरह वगैरह, और नो 2% लिव ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कोई फ्लोर वेकेंट तो नहीं है। कई बार क्या गिवन होता है 7 पर्सन्स हैं, फ्लोर 8 दे दिए गए, ओके, एक फ्लोर वेकेंट रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 7 फ्लोर है 7 ही पर्सन है। एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है मैं आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले पजल हो चाहे सिटिंग हो, कोई भी केस हो, लीनियर है सर्कुलर है या इस तरह का पजल है, इस तरह का टेबल ड्रॉ करके चलो। एक्स्ट्रा कॉलम जरूर बना के चलिएगा फॉर द केस ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्या पता आपको एक्स्ट्रा केस या पॉसिबिलिटी बनाने की नीड पड़ जाए। इतना तामझाम भी नहीं बनाना, ये पूरा मैट्रिक्स बना के बैठ गए आप, सिर्फ ये तो आपके समझ के लिए बनाया है पूरा डिटेल में, अदरवाइज आपको नहीं ड्रॉ करना। इस तरह से टेबल बना दिया, दैट्स इट। ओके चलो पढ़ते हैं डाटा या इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन थी। क्या कहता है, कहता है एन लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, एन चौथी मंजिल पे रहता है। ओनली 2% लिव बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में 2% है, तो 2 का गैप पी यहां भी आ सकता है। देखो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बना दो, पॉसिबिलिटीज बनाने में कोई हर्ज नहीं है, ओके, तो आपको कंपीट थोड़ा ना करना है अपने टीचर्स को। कई कहते हैं भाई पॉसिबिलिटी नहीं बनानी चाहिए, ओ भाई वो आपके कंपैरिजन में नहीं आ सकते हैं, आप अकेले रीजनिंग टीच कर रहे हो, इस बात को समझो। स्टूडेंट मैथ भी पढ़ रहा है, रीजनिंग भी पढ़ रहा है और इंग्लिश भी पढ़ रहा है, और बाद में जाके उसको जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी है, तो आपको टीचर नहीं बनना। तो मैं तो कहता हूं अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो बनाओ। स्टार्टिंग की सिर्फ 2 या 3 स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज डिसाइड हो जाती हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में 2 या मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज बनाओ, इससे ज्यादा नहीं, ओके, तो बना के रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जामिनर नंबर थोड़ा काट लेगा आपके। एज मैनी पर्सन लिव अबव पी एज बिलो एस, कहता है जितने पी के अबव में है उतने एस के बिलो में है, पी के अबव में कोई नहीं है पहले केस में, तो एस के बिलो में भी कोई नहीं है। इधर पी के अबव में कितने हैं 6, तो एस के बिलो में भी 6, मतलब टॉप और बॉटम पोजीशन पे आ रहे हैं दोनों। ओनली 1% लिव बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो इस केस में क्यू यहां पर आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी में क्यू यहां पर आ जाएगा। ओ लिव्स इमीडिएटली अबव आर, ओ आर के तत्काल ऊपर बैठा है, ओ लिव्स इमीडिएटली अबव आर, तो इनके लिए 2 फ्लोर्स इकट्ठे वेकेंट होने चाहिए, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है यहाँ पर, इस केस में इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो पेंडिंग पोजीशन पे कौन सा आके बैठेगा पर्सन, टी आके बैठेगा। टी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव ओ, टी ओ के अबव में रहता है, यहाँ तो टी ओ के बिलो में आ रहा है, तो ये केस कैंसिल हो गया, ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट। चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 3 फ्लोर्स बिलो टी, टी के 3 मंजिल नीचे कौन रहता है? हाँ जी, टी के 3 मंजिल नीचे 1 2 3 कौन सा पर्सन आ रहा है? ओ आ रहा है, ओके, 3 मंजिल नीचे या 3 मंजिल ऊपर का मतलब क्या होता है? 2 फ्लोर्स का गैप, इस बात का ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे, सिटिंग और पजल में ही मेजोरिटी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पढ़ लो पहले, क्यू पी टी एस ओ क्या क्या गिवन थे, क्यू पी टी एस ओ। चलो देखो इनकी लोकेशन देखो कहाँ कहाँ है, ओड इवन का ही मैक्सिमम फर्क रहता है इनमें। हाँ जी, क्यू आ रहा है 5th पे, पी आ रहा है 1st पे, देखो आया ना, ओड फ्लोर पे आ रहा है। टी किस पे आ रहा है? इवन पे आ रहा है, चेक करो ये देखो। एस किस पे आ रहा है? एस भी 7th पे आ रहा है, ओड फ्लोर पे आ रहा है, ओ भी ओड नंबर फ्लोर पे है, तो टी के अलावा बाकी सभी पर्सन जो हैं वो ओड नंबर फ्लोर पे अवेलेबल है।
टी की पोजीशन बतानी है एन के विद रिस्पेक्ट टू। हाँ जी, टी देखो एन के विद रिस्पेक्ट टू कहाँ पर है, 2 फ्लोर ऊपर बैठा है, ठीक है, 2 फ्लोर्स अबव, सी ऑप्शन। कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है, नोट ट्रू। जल्दबाजी में नोट वर्ड को भूल मत जाना, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। नोट कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला देखो क्या कहता है, कहता जितने क्यू के अबव में है उतने ओ के बिलो में है। चेक करो, जितने क्यू के अबव में है उतने ओ के बिलो में है, क्या ये सही है या गलत है? क्यू के अबव में कितने हैं, 2, ओ के बिलो में भी कितने हैं, 2, ये तो सही हुआ। हमें देखना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ये वाला तो सही है, ओके, ये वाला सही है, हमें सही नहीं है वो बताना है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड आर, कहता टी और आर के बीच में 2 पर्सन है, ये टी रहा ये आर रहा, बताओ 3 पर्सन आ रहे हैं, 2 कहाँ आ रहे हैं, तो ये वाला सही नहीं है। एस लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एन, एस एन के 2 फ्लोर ऊपर रहता है, नहीं, एस तो एन के ऊपर 3 फ्लोर रहता है, 2 फ्लोर ऊपर नहीं रहता, तो ये वाला भी गलत है, ठीक है, तो बोथ बी एंड सी ये आपका आंसर हो गया, ओके, क्योंकि गलत ये वाला भी था, गलत ये वाला भी था, ओनली बोथ बी एंड सी ये आपका आंसर हो गया। हाउ मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन टी एंड पी, टी और पी के बीच में देखो कितने पर्सन आ रहे हैं, हाँ जी, टी पी कितने पर्सन आ गए, ये 4 पर्सन आ गए, ओके, काउंट करके बताना था बस, ई ऑप्शन आंसर। समझ आ रहा है ना, देखो मैं फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आपको फास्ट ही अटेम्प्ट करना है, क्लोज क्लोज के नहीं पढ़ाऊंगा, बात वही है, एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, चीज़ें आप ग्रेस्प कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने का एक नज़रिया देना है कि इस तरह से अटेम्प्ट करना है। चलो और देखिए, एक सिटिंग अरेंजमेंट ये वाला रह गया था, बाकी तो हमने अटेम्प्ट कर ही लिए हैं सारे। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, काउंटिंग का आइडिया ही नहीं है, सारे के सारे कहाँ बैठे हैं, उत्तर दिशा की तरफ। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या कहती है, कहता ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2, तो एच जे के लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है। अटेम्प्ट करने का तरीका देखते रहो बस। 6 पर्सन सिट बिटवीन के एंड जे, अब कहता है के और जे के बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो हमें क्या पता जे के लेफ्ट में है या राइट में बैठा है, 6 पर्सन है, तो 2 केसेस इससे भी बनेंगे 2 इससे भी बनेंगे, बनाने की नीड नहीं है, इसे होल्ड पे रख के चलो, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन गो थ्रू करते हैं। ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच, एच के दाईं ओर केवल 6 पर्सन बैठे हैं, तो 1 2 3 ये 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एच के दाईं ओर केवल 6 पर्सन है, और जे और के बीच में अगर 6 पर्सन बिठाने भी हैं तो पहले केस में के यहाँ नहीं आएगा, मतलब जे के दाईं ओर नहीं होगा, क्योंकि के और जे के बीच में तो 6 पर्सन बिठाने हैं, तो यहाँ पर पहले केस में के जे के लेफ्ट में होगा, 3 ये हो गए, 4 5 6, यहाँ पर कौन आ गया, के। इस सिचुएशन में देखें तो के जे के लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, तो पहले दाईं ओर बिठा देते हैं, 3 4 5 6, यहाँ पर के आ गया। इसका दूसरा केस बनेगा, ये देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी कि जे और के बीच में कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। इससे ज़्यादा हम केसेस ड्रॉ नहीं करेंगे, केसेस नहीं बनाने इससे ज़्यादा, ओके, इनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे जितना हो सके। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, क्यू के दाईं और तीसरे प्लेस पे है, इस सिचुएशन में यहाँ पर इधर बन नहीं सकता क्योंकि एच के दाईं और केवल 6 पर्सन है, तो के का दायां तीसरा ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन एच के राइट में ज़्यादा हो जाएंगे, क्यू के दाईं और तीसरे प्लेस पे है, ये वाला केस कैंसिल था। पी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड जे, पी क्यू और जे के बिल्कुल मिडल में बैठा है, यहाँ पर पी आ गया इस केस में। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड जे एज बिटवीन ओ एंड के, कहता है जितने क्यू और जे में है उतने ओ और के में है। क्यू और जे में देखो कितने पर्सन आ रहे हैं, 3, इधर भी देखो क्यू और जे में कितने हैं, 3, तो ओ और किस में, के में भी 3 पर्सन होने चाहिए, तो अगर के यहाँ पर है तो 1 2 3 के गैप में इधर ओ नहीं आ सकता, तो मतलब कि ओ जो है वो के लेफ्ट में होगा, तो 1 2 3 के गैप में यहाँ पर ओ आया। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 ओ यहाँ पर या तो लेफ्ट में होगा, तो इस केस में 2 कंडीशंस बन रही हैं, बट इस चीज़ को हम राइट लेफ्ट साइड पे लिख के चलते हैं कि ओ और के बीच में 3 पर्सन आएंगे। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ओ पी का पड़ोसी नहीं है, मतलब ओ यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी ओ जो है वो के कहाँ बैठा होगा, लेफ्ट में बैठा होगा, और ओ और के बीच में 3 पर्सन,
ये देखो सर्टेन काउंट करके नहीं दिया गया है ना कितने पर्सन है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है ये, ठीक है। तो कभी भी अटेम्प्ट मत करो, अगर होल्ड बना भी हुआ है ना इस टाइप के क्वेश्चन में, फिर भी अटेम्प्ट मत करो, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपसे होगा नहीं, अगर इसके चक्कर में पड़ गए ना तो जो और पड़े होंगे क्वेश्चन वो तो पीछे ही रह जाएंगे। Z सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P, Z जो है वो P के तत्काल दाईं ओर है, दोनों केसेस में एप्लीकेबल है। एंड टू द लेफ्ट ऑफ H, मतलब Z जो है वो H के बाईं ओर है, ये देखो यहां पर Z H के दाईं ओर आ रहा है, केस कैंसिल, यहां से आपका आंसर आ गया। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ O के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, ये काउंट कर लो, ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट। H के दाईं ओर 6 पर्सन थे और O के बाईं में कोई भी नहीं है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पे आओ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने कितने हैं। हाँ जी पर्सन बताओ, 5 यहाँ तक हो गए, 5 और 3 8 और 3 10, 4 14, 14 और 6 20, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 पर्सन है। हाँ जी 21 पर्सन, डी ऑप्शन। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन Q एंड P एज बिटवीन P एंड, जितने Q और P में है उतने ही P और Q और P में देखो एक पर्सन है, तो P और J में एक पर्सन होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं P जो है वो किसके मिडल में आ रहा है, ये बता दो, बात तो एक ही होगी ना, जितने Q और P में है अगर उतने P और J में होंगे, मतलब P Q और J के मिडल में आ रहा है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आए ना, कॉमन पर्सन दिखाई दे, ये देखो P कॉमन था, मतलब Q और जो यहां पर आएगा उसके मिडल में ही P अवेलेबल होगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ K, K के बाईं और चौथे प्लेस पे देखो कौन है, O अवेलेबल है, सिंपल। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन O एंड Q, O और Q के बीच में बताओ कितने पर्सन है, ये काउंट कर लो कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, ठीक है 6 पर्सन, ई ऑप्शन आंसर। दैट्स इट, हो गया पूरा मॉक। हाँ जी कैसी लगी एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताना, ओके। बस इसी तरह से ही फास्ट वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, रिलैक्स होके। मैं हमेशा अपने टाइम में रिलैक्स होके पेपर को अटेम्प्ट करता था और आज भी करता हूँ, मतलब एज तो अब ज़्यादा हो गई है, मैं एलिजिबल नहीं हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, बट जब भी मेमोरी बेस्ड पेपर्स वगैरह जब भी आते हैं या कहीं भी मुझे अच्छे पेपर मिल जाते हैं तो मैं उन्हें अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। स्पीड उतनी ही मेंटेन करके चलता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव कि अगर आप पूरी शिद्दत से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, अगर आपने मेहनत की हुई है प्रॉपरली, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 14 मिनट का पूरा सेट था। 14 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको तो फिर भी 20 मिनट का टाइम दिया गया है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन, 35 में से 35 ले सकते हो, ओके। तो ऐसे ही और मॉक टेस्ट के साथ ज़रूर मिलूंगा। अगर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी है, या जिस तरह से भी आप फील कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो बाकियों के साथ भी ये शेयर कर दो, ठीक है। अगर आपको इस सेट की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, या आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हो रीजनिंग बाय कमल छाबड़ा, छाबड़ा में CHH, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए। तो रीजनिंग बाय कमल छाबड़ा सर्च कर लीजिए, वहाँ पर जाके इस सेशन की आपको PDF मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, ओके। चलो जल्दी ही मिलते हैं अब अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।